नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी की भाषा भारती एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से पाठ 1 से लेकर के और इसके जो 16 पाठ दिए गए हैं 16 पाठ तक की आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो ये कक्षा चौथी की भाषा भारती है और इसमें यदि आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को आप जो है लाइक भी करें। तो देखें लाइक कैसे करना होता है, यहाँ लाइक का चिन्ह रहता है और आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो ये देखें यहाँ पर चैनल का सब्सक्राइब का यहाँ पर चिन्ह बना रहता है, इसको आप क्लिक कर लेते हैं तो आगे की सभी वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने और देखने के लिए आपकी एड ग्रेड बुक में भरने के लिए यहाँ से मिल जाएंगी। यहाँ पर वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है ना। ये कमेंट्स भी करना चाहते हैं तो ये कमेंट्स लिखा रहता है कि आपको जो समझ में नहीं आता है, जो वीडियो चाहिए है तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बाकी जो आपकी वीडियो रह जाती है तो ये गणित वाले सर के नाम से ये चैनल है। इस चैनल को आप यदि क्लिक करते हैं तो सीधे प्ले लिस्ट भी खुल जाती है। प्ले लिस्ट पर जाकर के आप प्रत्येक पार्ट की अलग अलग वीडियो भी वहाँ से समझ सकते हैं। और यहाँ पर दी गई है कंप्लीट लेसन है जो इसका पार्ट 1 दिया गया है। पार्ट 1 से लेकर के पूरे पार्ट कितने दिए गए 16 पार्ट तक की वीडियो इसमें दी गई है। यहाँ देखें अनुक्रमण का में तो यहाँ पे दिया है पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 16 है ना। तो 16 तक कंप्लीट किए हैं, 17 18 19 20 21 22, ठीक है। बाकी के जो इसके पार्ट हैं वो अगली वीडियो के माध्यम से इसको हम देख पाएंगे। तो यहाँ देखें इसमें जो हमें दिया गया है लेसन यानी पार्ट 1 पार्ट 1 प्रार्थना। इस पार्ट 1 प्रार्थना के माध्यम से देखें तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। इसमें प्रश्न 1 प्रश्न 2 प्रश्न 3 दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों प्रश्नों को यहाँ से कंप्लीट करें। 1 और 2 प्रश्न इसमें ऑब्जेक्टिव हैं, बाकी के प्रश्न 3 4 और 5 यहाँ पे ये प्रश्न दिए गए हैं कि हमें अपने विद्यालय की प्रार्थना कब करनी चाहिए। तो सबकी 10:30 बजे होती है, इस प्रकार से ये प्रश्न दिए गए तो इसको आप यहाँ से कंप्लीट करिए। प्रश्न 6 प्रश्न 7 यहाँ से देखें तो इसमें जो हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्बे विमलमती दे ये हमारी पंक्तियां हैं, इनको हमें पूरी कंप्लीट करना है। यहाँ पे प्रश्न 7 देखिए प्रार्थना कविता में कवि ने किन किन को अपना सगा माना है, तो देखिए इसमें दिया गया है, इसको आप उतार लें। और प्रश्न 8 देखें हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, ये दिया गया, ठीक है ना। प्रश्न 9 देखें अपने आराध्य की आराधना करने के लिए से क्या लाभ होते हैं। तो जब हम आराधना करते हैं अपने आराध्य की, अपने भगवान की, तो सुख और शांति मिलती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे देखें। और प्रश्न 10 दिया गया है, ये प्रश्न 10 है कि मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग बनूं। तो इसका ये प्रश्न उत्तर आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। प्रश्न 11 यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें पूछा गया था कि मातृभूमि से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित कोई एक कविता लिखना थी। तो ये हमने यहाँ पे कविता लिख दी है, आप इस कविता को यहाँ कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ये कविता दी गई है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12वां प्रश्न देखें यहाँ पे प्रार्थना कविता के पाठ से आपने क्या सीखा अपने शब्दों में लिखिए। तो जो प्रार्थना कविता दी गई थी आपने क्या सीखा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। जो हमने सीखा है वो आप भी इसी प्रकार से उतार लीजिए, ठीक है ना। और यदि आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो यहाँ देखिए इस प्रकार से आपके नीचे यहीं पे चैनल का नाम भी दिया है यहाँ पे, और ये चैनल गणित वाले सर के नाम से है और सब्सक्राइब आपको यहाँ पे करना है। यहाँ क्लिक कर लें तो आगे की सभी वीडियो आपको पूर्ण रूप से पूरी एड ग्रेड आपकी आज ही कंप्लीट हो जाएगी। तो आप यहाँ से देखें। और यदि कभी क्या होता है कि हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और हम वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो देखें क्या करना है आपको। आप कुछ पार्ट आज कंप्लीट कर लेंगे, कुछ आगे इस प्रकार से, तो हमें वीडियो मिलेगी कहाँ से, ये देखिए गणित वाले सर के नाम से ये चैनल है, इसको आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे प्ले लिस्ट लिखा मिलेगा PLAYLISTS प्ले लिस्ट, ठीक है ना। ये लिखा मिले तो उसको क्लिक करें तो वहाँ पे प्ले लिस्ट खुल जाएगी और वहाँ से आप पूरी वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। प्ले लिस्ट पर भी ये वीडियो है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ कंप्लीट करेंगे। और आगे देखें पार्ट 2 दिया गया है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का ये पाठ है। तो यहाँ पर इसके बहुविकल्पीय प्रश्न 2 दिए गए हैं, इन दोनों को आप कंप्लीट करें। और प्रश्न 3 4 और ये 5, ठीक है ना, इनको आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल इनमें एक एक वाक्य का बस लिखना है आपको, ठीक है ना। तो इनको यहाँ पे देख लें। 6 प्रश्न 7 यहाँ से देखिए प्रश्न 6 और प्रश्न 7, कोकिल कंठी से क्या आशय। कोकिल कंठी का मतलब जिनका गला कोयल के समान रहता है, कोयल बहुत मधुर मीठी बोलती है ना, वैसे इनका भी गला था किसका, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ठीक है ना। यहाँ देखें
तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस करना ठीक था कि क्योंकि जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी, तो उन्होंने यहाँ पे अपने विचार लिखे थे। ठीक है ना। प्रश्न 8 देखिए यहाँ पर कि जलियांवाला बाग जो था उसके कांड के बारे में अपने शब्द लिखे हैं। तो जलियांवाला बाग का आपने पाठ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से भी देख लें। तो ये पाठ जो हमें 2 दिया गया है, इस पाठ का प्रश्न 8 प्रश्न 9 यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। शांति निकेतन विद्यालय की क्या विशेषताएं थी? तो शांति निकेतन जो विद्यालय खोला गया था उसकी ये विशेषताएं यहाँ पे दी गई, इनको लिखें। प्रश्न 10वां देखिए, रविंद्र संगीत किसे कहा जाता है? तो रविंद्र जो संगीत है, गीतों की धुन स्वयं बनाई है उन्होंने, इसलिए इनको रविंद्र संगीत कहा गया है। प्रश्न 12वां देखें यहाँ पे, 11वां और 12वां ये प्रश्न देखें। 11वां इसमें दिया गया है, भारत में रविंद्र टैगोर जो थे, टैगोर के किन किन गुणों से आप प्रभावित हुए हैं वो अपने शब्दों में यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये बिंदु आप यहाँ से कंप्लीट कर लें। और यहाँ देखें प्रश्न 12वां, प्रश्न 12वां आप इसको यहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। गुरुदेव जो है उनकी चित्रकथा के आधार पर रविंद्रनाथ जो टैगोर हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर उनके जीवन के सार अपने शब्दों में लिखना है, तो आप इनको यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो पार्ट है 3 दिया गया है, सीखो। सीखो के बारे में ये जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनको कंप्लीट करें। और प्रश्न 3 और प्रश्न 4 ये देखिए कि हम शीश कब झुकाते हैं? तो सबको मालूम है कि हम माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं या फिर बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए हम शीश झुकाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न 4 प्रश्न 3 यहाँ से कंप्लीट करिए। प्रश्न 5 हो जाएगा इस प्रकार से। प्रश्न 6 प्रश्न 7 आप वीडियो को रोक लें। ठीक है ना, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, जो हम वीडियो देख रहे हैं तो इसको क्लिक करें और वहाँ पर उसको पॉज कर दें। ठीक है ना, यानी जैसे हम उसको 2 बार क्लिक कर देते हैं तो वीडियो वहाँ पर रुक जाती है और वहाँ से आप सभी प्रश्न इनको हम रोकते जा रहे हैं, तो आप इनको कंप्लीट करते जाइए। ठीक है ना, तो आपको भी इसी प्रकार से वीडियो को पॉज कर देना है। और ये प्रश्न 8 है, प्रश्न 9 है और इसके बाद देखें तो प्रश्न 9 10 आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे, तो आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम इसका प्रश्न 11वां दिया गया है। ये प्रश्न 11वां है कि सूर्य, पेड़ और दीपक में से किस एक विषय पर 5-6 वाक्य लिखिए। तो हमने यहाँ पर 6 वाक्य लिख दिए हैं, आप इनको कंप्लीट करें। और यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि सीखो कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो जो कविता दी गई है उसका अर्थ हमें यहाँ पर अपने शब्दों में इस प्रकार से लिख देना है। चलिए अगला पार्ट जो इसमें पार्ट 4 दिया गया है, तो पार्ट 4 देखें। तो यहाँ पर दिया गया है पार्ट 4। पार्ट 4 में है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को आप समझते हैं क्या कहलाता है? रसगुल्ला, है ना। तो रसगुल्ला इस प्रकार से यहाँ पर पूर्व की तैयारी के रूप में देखें। यहाँ पर जो दिया गया है कि पूर्व की तैयारी में हमें यहाँ पर देखा कि आपने मिठाइयाँ देखी होंगी, मिठाइयों के नाम बताएं तो लड्डू, बर्फ़ी, चम्मच, चमचम है तो होते हैं, रसगुल्ला होते हैं, जलेबी इत्यादि इत्यादि आपने मिठाइयाँ देखी होंगी। तो गुलाब जामुन को भी हम क्या बोलते हैं? रसगुल्ला ही बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। और इसके देखें ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, किसी एक फल या फूल के नाम को जोड़ करके बनने वाली मिठाई का नाम, तो हम उसको बोलते हैं गुलाब और जामुन, क्योंकि गुलाब का फूल होता है और जामुन आप जानते हैं, दोनों को जोड़ करके ये शब्द बनता है गुलाब जामुन। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से लिख लेंगे। और यहाँ देखें प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं प्रश्न 3, 4 और 5, है ना। इन प्रश्नों को यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। एक एक वाक्य लिखना है इन प्रश्नों में। तो इस प्रकार से हमने एक वाक्य के प्रश्न लिखे हैं यहाँ पे। प्रश्न 6वां भी देखें, तो ये प्रश्न 6वां है। और इसके बाद में देखें प्रश्न 7 और प्रश्न 8। यहाँ पे देखें कि दावत में यदि बड़े भाई को गुलाब जामुन मिले और आपको एक मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे? लिखिए। तो आप इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे। घरों में मिठाइयाँ एवं पकवान कब कब बनाए जाते हैं? ये भी यहाँ से आप कंप्लीट कर लें। 9वां प्रश्न देखिए, रम्मू की जगह है यदि अगर आप होते तो आप क्या करते? ठीक है ना, तो ये प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिख लीजिए। प्रश्न 10 है, ये देखिए यहाँ पर कि आपके घर में त्यौहार है पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, तो उनके नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर देखा प्रश्न 11 दिया गया है। प्रश्न 11वें में भी दिया है गुलाब जामुन की कहानी किस पात्र से आप प्रभावित हुए हैं, उनके शब्द यहाँ पे लिखना थे, तो इस प्रकार से लिखें। और प्रश्न 12वां देखें, यहाँ से उतार लीजिए कि अपनी जो प्रिय वस्तु होती है किसी दूसरे को देने पर जब कोई प्रसन्न होता है तब आपको जो है कैसा लगता है और क्यों लगता है, तो उसके बारे में यहाँ इस प्रकार से आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अगला पार्ट जो दिया गया है पार्ट है 6, मेरा एक सवाल। मेरा एक सवाल है जो यहाँ पे कविता दी गई थी, तो इसके बारे में देखें। आनंददाता किसे कहा जाता है? डटा रहूं मैं सीमा पर, वाक्य में शब्द कौन सा है? ये संज्ञा शब्द है। तो यहाँ से इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं और यहाँ पे एक एक शब्द में हमें इनके उत्तर देना थे। तो पार्ट प्रश्न 3, प्रश्न 4 और प्रश्न 5 यहाँ से उतार लीजिए। ठीक है,
इस प्रकार से एड ग्रेड बुक को आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देखें तो प्रश्न 6 और प्रश्न 7 दिया गया है। प्रश्न 6 और 7 को देखें, इस प्रकार से उतारें कि चित्र देख करके बताएं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, सभी को मालूम है ना। तो ये 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, तो ये लिख लें। और यहाँ से देखें प्रश्न 8 और प्रश्न 9, ठीक है ना। भारत माता अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने विद्यार्थी से क्या अपेक्षा रखती है, और प्रश्न 9 है कि यदि सैनिक ना होती तो हमारे देश में क्या होता, ठीक है ना। ये उसके बारे में यहाँ पे प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। प्रश्न 10 देखिए, शिक्षक भारत के विकास के लिए क्यों जरूरी है, उसको लिखना है। तो शिक्षा के ज्ञान का सार होता है। शिक्षक जो होता है बालकों को नैतिक शिक्षा और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाता है, इसलिए शिक्षक भारत के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए प्रश्न 11वां देखें, यहाँ पे प्रश्न 11 दिया गया है, प्रश्न 11 कंप्लीट करिएगा। और प्रश्न 12वां देखें यहाँ से कि किसान, सैनिक, शिक्षक और विद्यार्थी और मजदूर हमारे देश में खुशहाली में क्या योगदान है इन सभी का। तो यहाँ पे देखिए हमने ये योगदान पूरा लिख दिया है, आप यहाँ से कंप्लीट कर लें। चलिए अगला पार्ट जो दिया गया है पार्ट है 7। पार्ट 7 में है कि महान वैज्ञानिक की महान खोज दी गई है। तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट करें। देखें इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बाद यहाँ पे प्रश्न 3 और 4 दिए गए हैं। एक एक शब्द में लिखना है, तो इस प्रकार से आप इसको लिख लें। जो भी शब्द आपसे पढ़ते नहीं बनता है, ये लिखा हुआ है क्रैस्कोग्राफ। क्या लिखा हुआ है? क्रैस्कोग्राफ। किस यंत्र के द्वारा पेड़ पौधों की प्रतिक्रिया का पता चलता है, तो उसका नाम है क्रैस्कोग्राफ, ठीक है ना। तो क्रैस्कोग्राफ को आप इस प्रकार से पढ़ें। और यहाँ पे उसने परिश्रम में क्या वह उत्तीर्ण हो गया, दिए गए वाक्य को एक वाक्य बना करके इस प्रकार से आपको लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न 6, यहाँ से कंप्लीट करिएगा। सॉरी, यहाँ पे देखें तो प्रश्न 7 भी दिया गया है, प्रश्न 7 में है। तो यह देखिए प्रश्न 6 के बाद ये प्रश्न 7 है। प्रश्न 7 में कुछ नहीं करना था, वही ज्यों कहते हैं अपन को ये उदाहरण दिया गया था, इसको हमें ज्यों कहते हैं उतारना है। लेकिन उतारने के बाद क्या करना था, यहाँ पर जो ये चिन्ह दिए गए हैं, पूर्ण विराम, अल्पविराम और इन्वर्टेड कामाज रहते हैं, ये है ना, ये इस प्रकार से हमें इन चिन्हों को हमें यहाँ पर लगाना है। तो आप भी इस प्रकार से इन चिन्हों को यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न 8 यहाँ से उतारिए। प्रश्न 8 दिया गया है कि आप बसु महोदय की कौन सी विशेषताओं से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और क्यों हुए हैं, तो इसके बारे में आप लिखें। तो इस प्रकार से लिख दें। प्रश्न 9 देखें, ये दिया गया है पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, यदि हाँ तो कैसे होता है, अपने शब्दों में यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है ना। प्रश्न 10 देखिए, पर्यावरण को सबसे अधिक हानि कौन पहुँचा रहा है, कैसे पहुँचा रहा है, तो ये आप यहाँ से इसको लिख लीजिए। और ये देखिए यहाँ पे प्रश्न 11 दिया गया है कि पेड़ पौधों को हमारे पर्यावरण में इनका क्या महत्व है और वे हमारे दैनिक जीवन में भी किस प्रकार उपयोगी हैं। तो ये हम यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है ना, कि पेड़ हमारे बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। प्रश्न 12वां देखें, यहाँ से प्रश्न 12वां दिया गया कि हमारे परिवार में पेड़ में बड़े जो पेड़ होते हैं पड़े हुए हैं, पौधों की सुरक्षा के बारे में आप क्या बताएंगे। तो जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं उनसे हम परिवार से सबसे पूछ करके ये सभी मान्यताएं जो होती हैं यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगला पार्ट जो दिया गया है पार्ट 8 है, द्वार द्वार चमकी दिवाली, ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी दिवाली भी मनाई होगी आपने, तो इस प्रकार से दिवाली के बारे में भी ये पार्ट पूरा दिया गया है, ठीक है। दिवाली का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार आपने यहाँ पे मनाया भी है इसी प्रकार से। तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आराम से लिख भी सकते हो और समझ भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यहाँ देखिए अगला प्रश्न 6वां दिया गया है, और ये प्रश्न यहाँ पर 7वां है कि त्यौहार आने पर बच्चे खुशी कैसे मनाते हैं। आपने भी खुशी मनाई होगी, तो इस प्रकार से आप इनको लिखें इन सभी प्रश्नों को, ठीक है। प्रश्न 8 प्रश्न 9 देखिए यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है। दीपावली जो होती है, हमें दीपावली आने से पहले हमें अपने घरों की साफ़ सफाई हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम पूरे वर्ष ऐसी सफाई नहीं करते हैं जिस प्रकार से हम दीपावली में कर लेते हैं। तो ये जो साफ़ सफाई होती है, माना जाता है कि लक्ष्मी माता की उसे दिन जो है घर में प्रवेश करती हैं, और वहाँ पर जो हम करते हैं तो इसकी साफ़ सफाई अच्छे से कर लेते हैं। आगे देखें प्रश्न 10वां दिया गया था कि दी गई वर्ग पहेली में, जो यहाँ पर वर्ग एक पहेली दी गई है, इसमें 6 त्योहारों के नाम छांट करके लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से आप छांट करके लिख लेंगे। यहाँ इस प्रकार से गोला लगा दिए हैं मैंने। तो ये यहाँ पे होली है, रक्षाबंधन है ना, और यहाँ पर लोहड़ी भी एक हमारी उसमें मनाया जाता है लोहड़ी,
ठीक है, जो गुण भी रहते हैं उनके इसमें, और ये दीपावली है, ये ईद है ना। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर इनको छांट करके और यहाँ पे नीचे इनको लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 11वां प्रश्न है कि आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में 7 वाक्य लिखें। तो इस प्रकार से आप वाक्य लिख देंगे। और यहाँ पे प्रश्न 12वां दिया गया है कि दीपावली का जो त्यौहार है हम किस प्रकार से मनाते हैं, तो पूरा त्यौहार आपको इस प्रकार से यहाँ पे बना करके लिख देना है। चलिए प्रश्न यहाँ पे पाठ 8 दिया गया है। यहाँ देखिए दिया गया है पाठ 9, नर्मदा की आत्मकथा। तो आत्मकथा, नर्मदा की जो आत्मकथा दी गई है, यानी नर्मदा नदी जो रहती है उसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है कि किसी किस जिलों से होते हुई और कहाँ कहाँ से ये जाती है। तो ये देखें यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इनको आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5वां, इनके एक एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ से देखेंगे दूध धारा किसे कहते हैं, और रेवा नदी को एक दूसरे से कौन से नाम से पुकारते हैं, तो इसके रेवा नदी को नर्मदा नदी भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका नाम रेवा नदी भी है। यह कभी बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। प्रश्न 6 दिया गया है कि मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ, यह वाक्य जो है क्यों कहा गया है। तो जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसलिए कही जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश के मध्य में से ही बहती है, लेकिन ये जो है बहुत अधिक हमारे जो यहाँ पे ज़िले हैं उन सभी का उद्धार करते हुए जा रही है। तो यहाँ पे देखें प्रश्न 7, यहाँ प्रश्न 7 भी आपने उतार लिया है। प्रश्न 8 देखिए, प्रश्न 8 में है कि नर्मदा नदी को माँ और उनके जल को अमृत के समान माना जाता है। ठीक है ना, तो इस दिए गए जो रेखांकित शब्द हैं इनको दिया गया है कि इनके पर्यायवाची शब्द लिखें। तो इस प्रकार से लिख दें। प्रश्न 9वां भी देखें, यहाँ पर आपको यह चित्र किसका है यह बताना है। यह चित्र इंदिरा सागर बांध का है और हमारे आसपास एक बहुत ही बड़ा बांध है ये। ठीक है, तो इसको यहाँ से उतार लीजिए। और प्रश्न 10वां है, जबलपुर जिले के बाद नर्मदा नदी किन किन स्थानों में होकर के गुजरती है। तो ये सभी स्थान हमने यहाँ पे लिखे हैं। और यहाँ पे देखें प्रश्न 11वां कि किसी एक नदी के जलप्रपात की सुंदरता के बारे में 7 वाक्य लिखिए, तो वो अपनी नदी हो जाती है नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी के बारे में ये 5 वाक्य आप यहाँ से लिख दीजिए। प्रश्न 12वां दिया गया था कि पुस्तकालय या पुस्तक कोना को एक पुस्तक से पेड़, जानवर, फल, फूल, पक्षी में किसी एक के बारे में अपने शब्द लिखें। तो यहाँ पर हमने पेड़ के बारे में लिख दिए हैं, आप भी इस प्रकार से पेड़ के बारे में ये वाक्य यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, आगे चलें। पाठ 10 दिया गया है कि यह कदम का पेड़, यह कदम का पेड़ जो हमारा यहाँ पे कविता दी गई है। इस कविता में यह मरमर स्वर के बारे में बहुत अच्छी कविता है, आप इसको ज़रूर पढ़ें और इनको याद करें, जिससे कि ये सभी प्रश्न आप इसको प्रश्नों के उत्तर आप दे सकें। तो यहाँ पे देखें अनुनासिक चिन्ह, अनुस्वार चिन्ह, इनके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। अनुनासिक चिन्ह कौन से कहलाते हैं, अनुनासिक कौन सी, एक चांद बिंदी होती है, एक बिंदी होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ से उतारें। तीसरा प्रश्न, चौथा और प्रश्न 5 यहाँ से देख लें इनको कि बच्चा जो माँ के साथ कौन सा खेल खेलता है। तो ये सारे उसमें दिया गया है, ये जो पाठ है। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न 5 भी दिया गया है। प्रश्न 5 में है कि दिए गए वाक्य में अनुस्वार अनुनासिक शब्द छांट करके लिखिए। तो ये दिया गया था कि वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के सुर में तुम्हें बुलाता है। इसमें अनुस्वार और अनुनासिक शब्द आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, ये बिंदी अनुस्वार कहलाते हैं। अनुनासिक हैं जिनमें चांद बिंदी होती है, बांसुरी है, अम्मा है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे शब्द आए हुए हैं, तो इनको आप यहाँ से उतार लीजिए। चलिए प्रश्न 6वां देखिए और प्रश्न 7वां भी। ठीक, यहाँ से उतारिए इनको। चलिए प्रश्न 8वां दिया गया है। प्रश्न 8वां में है कि अपनी माँ को मनाने के लिए आप क्या क्या करते हैं, अपने शब्दों में लिखें। तो यहाँ से हमने लिख दिए हैं। और प्रश्न 9 देखिए, यहाँ पे हमें दिया गया था कि आप पुस्तकालय में बड़े जो पेड़ होते हैं उनसे संबंधित कौन सी पुस्तकें हैं आपके पास में, पेड़ का चित्र भी बनाए। तो यहाँ सब पेड़ का चित्र बनाना है और हमारे पास जो इसके बारे में पुस्तकें हैं इनके नाम यहाँ पे हमने लिख दिए। ठीक है ना, प्रश्न 10 भी यहाँ से कंप्लीट करें। इसके बाद आ जाते हैं हम सीधे प्रश्न 11 पे। ये प्रश्न 11वां दिया गया था कि अगर आप माँ से रूठ जाएं तो मनाने के लिए माँ को आप क्या उपाय करेंगी, वो शब्द आपको यहाँ पे लिखना थे। प्रश्न 12वां देखिए, यहाँ से उतार लीजिए। माँ, नदी और पेड़ में से किसी एक विषय पर 7 वाक्य लिखना है। तो आपको इस प्रकार से ये हमने वाक्य लिख दिए हैं, तो आप इनको यहाँ से उतार लीजिए। चलिए अगला पाठ दिया गया है, पाठ 11 है, पिता का पत्र पुत्री के नाम। ये देखिए यहाँ पर जो पिता रहता है, एक पुत्री रहती है, और वो जो जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के बारे में ही ये भी दिया गया पाठ है। तो हमारे प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे प्रश्न पूछा भी गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट करें और प्रश्न यहाँ से 3, 4 और 5 दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एक एक वाक्य में ही इन प्रश्नों को हमें लिखना है। चलिए आगे देखा है, प्रश्न 6वां दिया गया है।
तो इस प्रकार से देखें, यहाँ प्रश्न जो 6 है इसमें है कि उपहार और बहादुर शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उपहार, मेरे पिताजी मेरे जन्मदिन पर क्या करते हैं, उपहार लाते हैं। बहादुर शब्द का उपयोग हम इस प्रकार से करेंगे कि बहादुर की सेवा के लिए, भारत में सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो। इस प्रकार से हम इनका उपयोग कर देंगे। प्रश्न 7 देखिए, यहाँ से उतारिए इनको। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द की संज्ञा, यहाँ पे शब्द जो दिए रहते हैं इसमें दिया गया है, छांट करके आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख दीजिए। प्रश्न 8 है देखिए, इसमें दिया गया था, आपके अनुसार बहादुर जो व्यक्ति होते हैं उनमें कौन सी विशेषताएं होती हैं, उनको अपने शब्दों में लिखें। तो वो जो होते हैं बिल्कुल दृढ़ निश्चय, साहसी और संयम वाले होते हैं। प्रश्न 9 देखिए, प्रश्न 9 में है कि हमें ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे मन में उत्साह होता हो। तो ये हमें इसमें दिया गया है। ठीक है ना, इस प्रश्न के माध्यम से आप इनको पढ़ें और उतार लें अपनी 8th ग्रेड बुक में। वीडियो को रोकें और वीडियो को यहाँ से पॉज करके इसको लिख लीजिए। प्रश्न 10 यहाँ से लिखें, इंदिरा गांधी किससे प्रभावित हुई थी। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए आगे प्रश्न। तो प्रश्न 11वां है कि अपने पिता या माता को जो है पत्र लिख करके बताएं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो ये जो पत्र यहाँ पे लिख दिया गया है कि इस प्रकार से पत्र लिखा जाता है। आपको इसका अभ्यास भी करना है कि पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम, यहाँ कुशल हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ स्वस्थ होंगे, और अपनी पढ़ाई के बारे में पूरा यहाँ पे विवरण आपको लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पत्र लिखना सीखना है और इन प्रश्नों को हमें याद भी कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखें। प्रश्न 12वां दिया गया है। प्रश्न 12वें में था कि नीचे खाली स्थान दिए गए हैं, इनको एक आवेदन दिया गया था और इस आवेदन को पूरा करना है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे शब्द दिए गए थे उन्हीं शब्दों के माध्यम से यहाँ पे देखें, शब्द दिया था प्रार्थना है, 3 है, महोदय है, श्रीमान है, अवकाश है, कृपा है, शिष्य, दिनांक, ठीक है ना, ये दिए गए हैं। तो यहाँ इन शब्दों का उपयोग करते हुए ये जो यहाँ पे पत्र दिया गया था, इस पत्र को इस प्रकार से हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला पार्ट दिया गया है, यहाँ पे देखें तो पाठ का नाम है खूंटी का घोड़ा। खूंटे का घोड़ा नामक पाठ दिया गया है और इसमें है बंजारे ने घोड़े को कहाँ बांधा है। सबको मालूम है कि खूंटी से बांधा था। तो ये सभी इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देख लीजिए और यहाँ पे देखें प्रश्न 3, 4 और यह 5वां दिया गया है। ठीक है, आगे प्रश्न दिए गए हैं, इसमें देखें प्रश्न 6वां है, प्रश्न 7वां है। बूढ़े ने ठग पर क्या आरोप लगाया। तो आपको मालूम है कि वहाँ ने उसने कहा था कि 1000 अरसियाँ चुराने का आरोप लगाया उसने बूढ़े पे, है ना। प्रश्न 7 दिया गया है कि ठगी और धोखा देने वालों को आप उनके किस व्यवहार से पहचान सकते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। और प्रश्न 8 और प्रश्न 9 देखिए, यहाँ पे इन प्रश्नों को इस प्रकार से लिखेंगे। मुहावरों का अर्थ लिखना, बंजारे के साथ धोखा होना उसकी किस भूल का परिणाम था। यहाँ पे प्रश्न 9 इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए आगे देखें, प्रश्न 10वां दिया है कि बाबा ने बंजारे का घोड़ा ठग से वापस दिलाने के लिए क्या क्या युक्तियाँ अपनाई थी। तो बाबा ने बंजारे का घोड़ा ठग से वापस करने के लिए क्या किया था, उसने दिलाने के लिए वही किया जो ठग दूसरों के साथ करता था। इस प्रकार से उसने उसके साथ ठगी की थी। चलिए प्रश्न 11वां दिया गया है। प्रश्न 11वां है, इस कविता में आप किस पात्र से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, क्यों हुए हैं। तो ये यहाँ पे आप लिख देंगे कि जो यहाँ पे पाठ दिया गया था, सबसे ज़्यादा बूढ़े बाबा ने उस बंजारे की मदद की, उसे बंजारे को घोड़ा दिलाने के लिए बहुत ही प्रयास किया और बाबा ने घोड़ा दिलाने के लिए एक नाटक भी किया, है ना। तो इस प्रकार से हमें वो तालाब में आग लग गई, इस प्रकार से कहा था, है ना। तो ये हमें अपने शब्दों में यहाँ पे लिख देना है। चलिए प्रश्न 12वां यहाँ से उतार लीजिए कि यदि आप बूढ़े बाबा की जगह होते तो आप घोड़ा वापस लाने के लिए क्या करते। तो हम भी वही करते जो बाबा ने किया था। ठीक है, चलिए अगला पाठ दिया गया है, पाठ है 13 नीति के दोहे। ठीक है, तो ये नीति के दोहे दिए हैं। प्रत्येक दोहे को आप जरूर अच्छे से याद करें और उनके अर्थ भी एक बार अच्छे से समझ लें। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है प्रश्न 2, प्रश्न 3 और यहाँ पे 4, 5 प्रश्न दिए गए। ठीक है ना, तो इन सभी को एक एक वाक्य में उत्तर देना है। तो आप यहाँ से उतार लें। और यहाँ पे प्रश्न 6वां और प्रश्न 7वां दिया गया है। तो इनको यहाँ से, बुरा चाहने वालों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। बुरा चाहने वालों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा और उसका भला करने वाला जैसा होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न 8 दिया गया है कि रहीम ने छोटे के महत्व को किस प्रकार से समझाया है ना। तो इस प्रकार से जो उदाहरण दिया गया है कि छोटे किस प्रकार से काम आते हैं, कहाँ काम, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, इस प्रकार से समझाया है। तो वो आप यहाँ से लिख लेंगे। प्रश्न 9वां दिया गया कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ, ये तुलसीदास जी ने कहा है। तो इसको अपने शब्दों में इस प्रकार से लिख देना है। प्रश्न 10वां देखिए, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, ये दिया गया। तो रहीम ने इन पंक्तियों में किस संदर्भ में कही है, अपने शब्दों को यहाँ पर उनको लिख देना है। चलिए प्रश्न 11वां यहाँ से देखें,
हमें सदाचारी और सदा व्यवहारी कैसे बनना चाहिए और क्यों होना चाहिए, तो विस्तार से अपने शब्दों में लिखें। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ से उतार लीजिए। चलिए प्रश्न 12वां देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आपन शीतल हो। ये देखिए ये पंक्तियाँ हैं, इनको आप जरूर याद करें और इस प्रकार से इनके अर्थ को यहाँ पे लिख दें। ठीक है, चलिए प्रश्न 12वां के बाद आता है पाठ 14, मिट्ठू। मिट्ठू के बारे में यह पाठ दिया गया है, इसकी पूर्व तैयारी भी प्रत्येक पाठ की दी रहती है थोड़ी थोड़ी सी, उसको आप जरूर पढ़ें। और यहाँ से देखें तो यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 प्रश्न 2 दिया गया है, इनको उतारें। और इसके बाद प्रश्न 3 प्रश्न 4 और प्रश्न 5 दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इनको उतार लीजिए। और इसके बाद आते हैं प्रश्न 6 प्रश्न 7 पर, कि सर्कस में बंदर उछल रहे थे, बाघ को एक वचन में लिखिए तो उसको बोलते हैं सर्कस। ठीक है ना, उछलने को क्या बोलते हैं, सर्कस। बंदर को उछल रहा था वहाँ पे। प्रश्न 7 देखिए यहाँ से कंप्लीट करें। और प्रश्न 8 दिया है कि मिट्ठू कहानी में आए पात्रों के नाम। तो इस प्रकार से इसमें कौन कौन से पात्र थे, गोपाल था, बंदर था, मिट्ठू, चीता, शेर, भालू, सर्कस का मालक था, है ना, भालू। ठीक, तो इस प्रकार से आप इनको लिख दीजिए। प्रश्न 9वां प्रश्न 10वां यहाँ से उतार लीजिए। दिए गए वाक्य का में इसका प्रयोग करना है। यह दिया गया था तमाशा, क्या दिया, तमाशा, दोस्ती, झुंड। तो तमाशा, आपने तमाशा देखते ही है, मदारी ने बंदर का तमाशा बताया। दोस्ती, दोस्ती जो होती है गोपाल और मिट्ठू में अच्छी दोस्ती थी। झुंड, झुंड होता है जो बच्चों का झुंड रहता है, वो सर्कस देखने आए थे पूरे बच्चे, तो उसको झुंड बोला गया। और गोपाल निराश क्यों होकर चला गया, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको उतारें कि क्यों निराश होकर के चला गया था, आपको पता भी है। प्रश्न 11वां देखिए। प्रश्न 11वां है कि अपने मनपसंद जानवर के विषय में विस्तार से लिखिए जो आपको जानवर पसंद है। तो आपको जो भी जानवर हो, गाय हो, बैल हो, हाथी हो, घोड़ा हो, ठीक है ना, इस प्रकार से जो जानवर आपको ज़्यादा पसंद है उसके बारे में लिखिए। मैंने गाय के बारे में यहाँ पे लिख दिया। चलिए प्रश्न 12वां देखिए कि मुक्त रहने वाले पशु पक्षियों के पालतू जानवर पिंजरे में बंद रखना क्यों ठीक नहीं है, अपने विचार लिखें। कोई भी हम किसी भी चीज़ को पिंजरे में बंद रख करके उसको कैद करके, हमें जैसे जेल होती ना वैसा ही माना जाता है। तो हम किसी भी पशु पक्षी को यदि हम उसको बंद रखते हैं तो हमें नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो आप भी इस प्रकार से लिखें। और यहाँ पे देखें प्रश्न पाठ 15 दिया गया है, रानी दुर्गावती। इसके पूर्व में कुछ तैयारी दी गई है, तो इस प्रकार से आप भी रानी दुर्गावती के बारे में कुछ शब्द है ये कहाँ से कौन थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, दुर्गावती, तात्या टोपे और नाना साहब इत्यादि, इनके बारे में यह पूरा यहाँ पे पूर्व की तैयारी के रूप में दिया गया है। तो आप इसको यहाँ से लिखें। और यहाँ देखें इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न इनको जरूर आप कंप्लीट कर लीजिए। चलिए प्रश्न 3 प्रश्न 4 कि रानी दुर्गावती का कोई एक गुण था तो वो अचूक निशाना लगाने में निपुण थी। ठीक है ना, ये गोंडवाना की थी। रानी दुर्गावती कहाँ की थी, गोंडवाना की। चलिए प्रश्न 5 प्रश्न 6 यहाँ से उतारिए। और प्रश्न 7 देखें तो ये दिया गया है कि रानी दुर्गावती के शासनकाल में को गोंडवाना का स्वर्ग योग क्यों कहा गया है। और प्रश्न 8 दिया गया है कि आग बबूला होने का मतलब भी यहाँ पे समझाया गया है। तो आप इनको यहाँ से उतार लीजिए। चलिए प्रश्न 9वां देखिए। और प्रश्न 10वां दिया गया है कि वीरता शब्द का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाए और सम्राट अकबर ने के द्वारा रानी के पास भेजे गए संदेश में उन्होंने क्या लिखा उसके बारे में भी लिखिए। तो ये यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक, चलिए आगे देखें। अगला जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न दिया गया है 11वां कि रानी दुर्गावती के किन गुणों से आप प्रभावित हुए हैं और क्यों हुए हैं, अपने शब्दों में उनको लिखिए। तो इस प्रकार से आप रानी दुर्गावती के बारे में लिख देंगे कि रानी दुर्गावती ने वीरता और धैर्य के साथ स्वाभिमान, दूरदर्शिता जैसे गुणों से हम बहुत ही उनके गुणों से प्रभावित हुए हैं। तो इस कारण रानी दुर्गावती के शासनकाल को गोंडवाना का स्वर्ग योग बना दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी इसको यहाँ से लिख दीजिए। और यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 12वां कि रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में क्यों अमर हुआ है। क्या आप भी कोई ऐसा कार्य करना चाहेंगे, तो जरूर करना चाहेंगे, तो आप भी इस प्रकार से लिखें। और देखिए यदि आप आगे जो और भी पार्ट दिए गए हैं इसी प्रकार से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप देखिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ क्लिक करें जिससे कि ये जो यहाँ पे लिखा रहता है सब्सक्राइब, इसको क्लिक कर लेते तो आगे के सभी पार्ट सभी वीडियो आपको आपके यूट्यूब चैनल पर जैसे ही आप देखेंगे तो वहाँ से मिल जाएंगी। और ये देखिए ये चैनल का नाम है गणित वाले सर के नाम से सर्च करके प्ले लिस्ट पर से देख सकते हैं। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है, ये लाइक का चिन्ह रहता है, इससे आपका कुछ नहीं होता, आप लाइक कर देंगे यानी आपको वीडियो पसंद है तो आपके चैनल पर सबसे पहले मिलने लगती है। ये आपको करना नहीं भूलना है। चलिए इसको भूल गए हैं तो अभी कर लें। और आगे देखिए, आगे देखेंगे हम इसको, आगे पाठ दिया गया है 16। यहाँ पे देखें दानी का पेड़, दानी का पेड़ जो पाठ 16 दिया गया है ये यहाँ पे देखिए और यहाँ से इसको उतारिए। चलिए सावन के महीने में झूले की रस्सी बांधते हैं आप, उस पर किस प्रकार से झूला झूलते हैं वह सारी कहानी
इस पे पाठ के माध्यम से हम सीखेंगे। ये इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे, तो इन प्रश्नों को यहाँ से कंप्लीट करें। और प्रश्न तीसरा, प्रश्न चौथा और प्रश्न 5 और 6 इनको देखिए यहाँ पर कि बाल कैबिनेट का कौन सा मंत्री पेड़ पौधों की देखभाल करता है। तो इस प्रकार से पर्यावरण है ना। लड़के ने तने को काटकर क्या बनाया, मैं बहुत ही चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, यह बात किसने कहा था। और पेड़ के कौन कौन से अंग काटने के बाद पेड़ भी खुश था। तो इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न 7वां देखिए। प्रश्न 7 है कि पेड़ के भागों के नाम लिखिए। तो पेड़ के सभी भाग होते हैं, आप सब जानते भी हैं कि पेड़ का फल होता है, फूल होते हैं, शाखा, तना, पेड़ का डंठू भी होता है, ठूंठा होता है। इस प्रकार से आप लिख कर दीजिए। प्रश्न 8 दिया है, यहाँ से उतार लीजिए प्रश्न 8। और प्रश्न 9, हमें पेड़ की देखभाल कैसे करनी चाहिए। ये हमें जो है समय समय पर पेड़ों की देखभाल करना चाहिए और पानी खाद उचित मात्रा में देना चाहिए। ठीक है। प्रश्न 10वां यहाँ से, फल फूल वृक्ष जो होते हैं उनके यहाँ पे आप नाम भी लिखें। इस प्रकार से आम, सेवफल, केला, ये सभी है ना। फूल होते हैं गुलाब, मोगरा, चमेली के। और वृक्ष होते हैं पीपल का पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़। ये पेड़ के बारे में यानी वृक्ष के बारे में लिखना है। प्रश्न 11 देखिए, दानी का पेड़ जो है, इस दानी के पेड़ के माध्यम से जो है इसमें दिया गया था त्यागी और परोपकारी था। ये विस्तार से लिखें। दानी का पेड़ परोपकारी त्यागी था। उसने उस लड़के के लिए खुशी खुशी अपने फल, शाखाएं, तना दे दिए थे और फिर भी उसके मन में किंचित भी दुख नहीं था। फिर भी वह क्या था, पेड़ खुश था। ठीक। चलिए प्रश्न 12वां देखिए कि पेड़, नदी, पहाड़ आदि सभी परोपकारी हैं। किसी एक के बारे में 5, 6, 8 पंक्तियाँ लिखें। तो यहाँ पर देखें, इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए हमने नदी के बारे में लिखी। गंगा नदी बहुत ही पवित्र है। नदियाँ अपने पानी से खेतों की, सभी की, जीव जंतुओं की रक्षा करती हैं, उनकी प्यास बुझाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से पानी के बारे में लिखें। तो ये भी परोपकारी हैं, बिना कुछ लिए हमें दे रही हैं। नदियाँ पानी देती हैं, तालाब पानी देते हैं, झरने पानी देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमें भी इस प्रकार से परोपकारी बनना चाहिए। तो ये पाठ इसी के बारे में दिया गया था। इस प्रकार से हमारे पूरे 12 प्रश्न हो जाते हैं पाठ 16 तक के। आगे के पाठ जो है अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को मैंने बताया कि सब्सक्राइब करके रखेंगे इस प्रकार से। तो ये सब्सक्राइब आपको कर लेना है चैनल को। और यहाँ देखिए लाइक भी दिया गया है। तो इस प्रकार से वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यहाँ आप क्लिक कर ही लीजिए। यदि लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, जिससे आगे की वीडियो आपको मिल सकेंगी। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।